थे आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपी डेट वक्त 3 पर्यावरण ईवीएस की क्लास रहेगी, इन्वायरमेंट की क्लास रहेगी और ये क्लास नंबर 13 रहेगी। इसके पहले भी हम 12 क्लासेज कंसेप्ट वाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर बेस्ड यहाँ पे 50 एमसीक्यूज करेंगे विथ डिटेल के साथ। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रश्न आप लोगों के पहला स्क्रीन पर दिया गया है। खरीफ की फसलें किस समय बोई जाती हैं? अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। तो खरीफ की फसलें वो प्रमुख फसलें होती हैं जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। तो मानसून का आगमन कब होता है? जून जुलाई में होता है। मानसून का आगमन जून जुलाई महीने में होता है और यह फसल वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोई जाती है, अर्थात जून जुलाई। खरीफ की फसलें किस समय बोई जाती हैं? जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं। कहीं कहीं सितंबर भी आपका आ जाता है, लेकिन जून जुलाई में बोई जाती हैं। काटी कब जाती हैं, ये आ गया कि खरीफ की फसलें कब काटी जाती हैं। तब आपका जवाब होना चाहिए खरीफ की फसलें सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसलें हैं? इसका विपरीत ध्यान देना है। रबी की फसलें हैं तो खरीफ की विपरीत रबी का फसल होता है। रबी की फसल ठंड मौसम में बोई जाती है। ठंड मौसम में जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से सर्दियों में, अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसल गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी, ये सारे क्या हैं? रबी की फसलें कहलाती, क्योंकि इन फसलों को कम पानी और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती, इसलिए ठंड के मौसम में बोई जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर देखिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। कपास वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली की जगह अगर रेगुर शब्द आ जाए तब कंफ्यूज नहीं होना है। रेगुर मिट्टी जो अपनी उच्च जल धारण क्षमता, ह्यूमस के कारण कपास के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी काली और रेगुर जो क्या होती है, ये मिट्टी क्या करती है? उच्च जल धारण क्षमता होती है, अत्यधिक नमी बनाए रखना की इनकी क्षमता होती है। अत्यधिक जल मात्रा में सोखती है मिट्टी, यानी नमी अंदर बनाए रखती है, इसलिए काली और रेगुर मिट्टी होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? मध्य भारत, उत्तर पूर्वी, दक्षिण भारत, थार का मरुस्थल। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनी, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग। झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात आते हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है सबसे अधिक प्रचलित है। मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी जनजातियां होती हैं उनके द्वारा जो है पारंपरिक रूप से की जाती हैं, जहां जंगलों को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। यहाँ 2 से 3 वर्षों तक खेती के बाद नई भूमि जाना होता है, यानी वन क्षेत्र की सफाई, कटाई, जलाई और 2 से 3 वर्षों खेती के बाद नई भूमि इसमें करते हैं। इसमें चावल, मक्का, बाजरा, सब्जियां उगाई जाती हैं और इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इससे मिट्टी का क्षरण और वनोन्मूलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598 96 30 67 95 98। इसमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप रिसीव करेगी, टर्म्स एंड कंडीशन देगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करिए और नोट्स प्राप्त करिए। ये नोट्स हमारे पिछले ईयर में 10 से 15 जो शिक्षक हैं, टॉप रैंक के शिक्षक अध्यापक अध्यापिका बन चुके हैं,
उनके मार्गदर्शन पे बनाई गई। उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कंक्लूड, वो सारा नोट्स पे हमने कंक्लूड कर दिया है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और 15 से 20% आपकी तैयारी को मजबूत करने वाली है नोट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आपके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न, सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में ढैंचा या सनई क्यों उगाते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में ढैंचा या सनई क्यों उगाते हैं? पशु आहार के लिए, खरी खाद के लिए, खरपतवार के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, किसके लिए होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है। उर्वरता मतलब एनर्जी मिट्टी में लाना है। तो किसान मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए ढैंचा या सनई को हरी खाद के रूप में उगाते हैं। ये एक प्राकृतिक और सस्ता तरीका है जो मिट्टी में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस को जोड़ता है और इससे असली फसल अर्थात जो धान की पैदावार होती है वह बढ़ जाती है और रासायनिक खाद यूरिया की आवश्यकता इसमें कम होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार आता है, लवणीय क्षारीय सुधार हो जाता है, यानी क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद कर देता है और कम लागत होती है। 25 से 30% कम लागत में यह किसानों को मुनाफा भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो हरी खाद के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन कर लीजिएगा, हरी खाद इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, धान की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी और शुष्क, गर्म और नम, केवल गर्म या केवल शुष्क? सभी बताइएगा। धान की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे मित्रों, सभी कमेंट कीजिएगा। धान की फसल के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, उच्च नमी और लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा अनिवार्य होता है। यह मुख्य रूप से मानसून की फसल या खरीफ की फसल कहलाती है। धान क्योंकि वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है इसलिए खरीफ की फसल होगी। अगला है, केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? सभी लोग बताइए। केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? केसर का उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो सभी लोग जानते हैं केसर अर्थात जम्मू कश्मीर। इसका अधिकांश उत्पादन कश्मीर घाटी के पंपोर, जिसे भारत के केसर का कटोरा किसे कहते हैं? पंपोर को कहते हैं। साथ ही साथ श्रीनगर, बडगाम और किश्तवाड़ जिलों में भी पाया जाता है। तो केसर का कटोरा भारत का केसर का कटोरा पंपोर, कश्मीर की घाटी पंपोर, याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? तो सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत आंवला विटामिन सी के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये ऐसी क्रांतियां जो एक क्रांति से प्रश्न आएगा। श्वेत क्रांति का सीधा संबंध भारत में दुग्ध उत्पादन से है, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने से। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न, मिट्टी में ह्यूमस का मुख्य स्रोत क्या है? अपघटित जैविक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, चट्टानें या हवा? मिट्टी में ह्यूमस का मुख्य स्रोत क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस का मुख्य स्रोत अपघटित जैविक पदार्थ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो सभी को कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना है। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर या बी कीपिंग बोलते हैं। यह शहद, मोम और अन्य मधुमक्खी उत्पाद के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का
कृत्रिम रूप से प्रबंधन और रखरखाव करने की व्यवसायिक प्रक्रिया है। तो कृत्रिम है, एपीकल्चर किस प्रकार की है, कृत्रिम रूप में, या इसे हम कह सकते हैं कि यह कृत्रिम रूप से प्रबंधन और रखरखाव के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा किन पेड़ों की पत्तियों में पाला जाता है। तो सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, सहतूत मलबेरी जो होता है, इसके पेड़ के पत्तियों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ही सुनहरा फिर रेशम के कपड़े बनते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। सूत, ऊन, जूट, नायलॉन। तो जो जूट होता है, जो नारियल के जटा से बनता है। सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं, भूरे रंग का होता है। व्यावसायिक आर्थिक के कारण यह कहलाता है। जूट एक प्राकृतिक रेशा जो पटसन के पौधों की छाल से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से बोरियां, रस्सियां, गलीचे और कपड़े बनाने में उपयोग होता है। तो जूट के तने से निकलने वाले रेशा का रंग प्राकृतिक रूप से सुनहरा और चमकदार होता है, इसलिए गोल्डन फाइबर या गोल्डन रेशा सुनहरा रेशा बोलते हैं, जूट से प्राप्त होता है। फिर अगला, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है। तो बकरी है। लद्दाख की एक बकरी है, उस बकरी का नाम है चांगथांगी। चांगथांगी नाम की बकरी है, जिससे पश्मीना ऊन जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कपास के बीज से रेशा अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है। कपास होंगे, उसमें बीज अंदर होते, उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम ओटाई बोलते हैं। गिनिंग प्रक्रिया के द्वारा कपास के बीज और कपास को अलग किया जाता है। फिर कपास के अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए, रेशम, ऊन, कपास, ये तीनों हमारे क्या है, तीनों प्राकृतिक रेशा है, लेकिन रेयान हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं है। रेयान क्या है, यह अर्ध सिंथेटिक कहलाता है। रेयान कैसा, यह अर्ध सिंथेटिक होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न है कि कोयले का सबसे शुद्ध उत्तम प्रकार, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोयले का सबसे शुद्ध और उत्तम प्रकार कौन सा है। आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोयले का सबसे शुद्ध और उत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट कहलाता है। यह कठोर, चमकदार और काले रंग का होता है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, एग्जाम में आ गया कि एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तब आपका जवाब होना चाहिए 85 से लेके 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अशुद्धियां सबसे कम होती हैं, जिसके कारण यह जलने पर बहुत अधिक गर्मी देता है और धुआं कम छोड़ता है। तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोग जानते हैं, हीरा। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, गाना आपने सुना होगा, बस यहीं से लिया गया है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे अर्थात डायमंड की खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ डायमंड के रूप में भी जाना जाता है। किसे, पन्ना को। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित मझगमा खदान की भारत एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है, जिसका संचालन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम NMDC करता है। तो हीरा, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, पन्ना और बुंदेलखंड भारत की सबसे बड़ी सक्रिय हीरा खदान। सिटी ऑफ डायमंड, हीरों की नगरी, सिटी ऑफ डायमंड इसका उपनाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तरल सोना किसे कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम खनिज तेल को तरल सोना या लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इसके नीचे रीजन यह है कि अत्यधिक व्यावसायिक मूल्य होता है, आर्थिक महत्व और आधुनिक जीवन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पेट्रोल है, इसीलिए सोने का उच्च मूल्य यहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसे सोने का उच्च मूल्य है, वैसे ही पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिएगा, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट, हेमेटाइट, पायराइट, कैलेमाइन। अब लोहे का मुख्य अयस्क बताना है। कोयले का तो आपने बता दिया, अब लोहे का मुख्य अयस्क कौन होता है। लोहा का होता है हेमेटाइट।
हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। यह दुनिया भर में लोहे का सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर स्रोत होता है। हेमेटाइट में लगभग 60 से 70%, जी हाँ दोस्तों, 60 से 70% लोहा होता है। इसका रंग लाल और भूरा होता है। अगला है बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा भी जाता है। पौधे का वह भाग जिसे हम लौंग के रूप में उपयोग करते हैं, वह भाग हमारा कौन सा कहलाता है? तो फूल की कली। लौंग जो होता है, लौंग क्या है? एक फूल की कली होती है। कौन सी सब्जी एक जड़ नहीं है, रूट नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंद जड़ है, लेकिन आलू क्या है? आलू हमारा तना में आ जाता है। तने से रिलेटेड हमारा सब्जी आ जाती है। आलू एक भूमिगत तना भी कहलाता है। कौन सा तना? एक भूमिगत तना है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा कहलाएगा? तो हल्दी खाने योग्य तने का भाग प्रकंद जिसे बोलते हैं। हल्दी एक तने का भाग है जिसे हम प्रकंद बोलते हैं। महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए याद रखना कि रेशम की कीड़ी, इनका जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकीन, वयस्क, इन सबको याद रखना है। मृदा अपरदन पेड़ों की कटाई से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना मृदा अपरदन का मेन कारण है। और एपीकल्चर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय माना जाता है। सीटेट में कई बार इससे रिलेटेड आता है। चाय, इसके लिए ढलान भूमि और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती चाय के लिए, इसलिए असम राज्य जो है प्रमुख उत्पादक, क्योंकि असम में वर्षाएं होती और इसमें ढलान में होते हैं, क्योंकि वर्षा पानी रुकता भी नहीं ज़्यादा समय के लिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सागौन के वनों के लिए सर्वाधिक सागौन? तो वह होशंगाबाद। होशंगाबाद का एक बोरी अभयारण्य है। कौन सा है? बोरी अभयारण्य। वह क्षेत्र जो है सागौन के वनों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। तेंदुपत्ता मुख्य आयोग किस उद्योग में किया जाता है? तेंदुपत्ता मतलब बीड़ी उद्योग। और मध्य प्रदेश का इसका अग्रणी उत्पादक है बीड़ी उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन से एक लुप्त प्राय औषधि पौधा है? तो सर्पगंधा एक लुप्त प्राय औषधि पौधा कहलाता है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाला कुनैन किस रोग के उपचार में आता है? तो मलेरिया के उपचार में आता है। ये सभी को पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। किस वनस्पति को जंगल की आग कहते हैं? तो पलाश या टेसू, इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलाश, टेसू, याद रखिए। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जी हाँ, कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहते हैं? तब आपका जवाब होना चाहिए सोयाबीन उत्पादक में सर्वाधिक, इसलिए भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। देश की कुल सोयाबीन उत्पादक में मध्य प्रदेश का हिस्सेदारी 50% है। देश की कुल में मध्य प्रदेश में टोटल 50% होती है। राज्य की अनुकूल जलवायु, मध्यम वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, खेती इसके लिए आदर्श है, इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पादक सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र जो कहलाता है वह कौन सा है? वह मालवा और निमाड़ के। मालवा, निमाड़, खरगोन, खंडवा जिले के अंतर्गत आते हैं। यह कपास उत्पादक में मध्य प्रदेश में अग्रणी जिले हैं। अगला है नूरजहां किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, नूरजहां किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाई जाती है? देखिए, जो अलीराजपुर जिले के आसपास के लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन नॉर्मल होगा, ठीक है। जो पन्ना, सतना, छतरपुर के, उनको हीरे वाला खदान वाला नॉर्मल प्रश्न होगा। तो अपने अपने क्षेत्र के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरे क्षेत्रों के लिए कठिन हो जाता है। तो नूरजहां किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो नूरजहां एक आम की एक दुर्लभ प्रजाति जो अलीराजपुर में पाई जाती है। यह अपनी भारी भरकम किस्म के लिए प्रसिद्ध है। इसकी वजन आमतौर 2 से 5 किलो होता है। इसमें अनूठी किस्म के फल की बुकिंग महीनों पहले हो जाती है। यह अपने मीठे स्वाद के लिए भी जानी जाती है। 2 से 5 किलो एक आम की वजन होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को गंजामों का शहर, सिटी ऑफ एडिक्स और गांजा उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो वह खंडवा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सभी लोग बताइए। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में चना उत्पादन में प्रथम स्थान है। राज्य के कुल चना उत्पादक का लगभग 24 से 25% मध्य प्रदेश में होता है। रिपोर्ट के अनुसार तो अब 30+ हो गया है, लेकिन भारत का प्रमुख चना उत्पादक राज्य हमारा मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीजों को बोने से पहले उन्हें उपचारित क्यों किया जाता है? क्योंकि जो फफूंद और रोगों से बचाने के लिए उन्हें उपचारित कहते हैं। सीड ट्रीटमेंट होता है बीजों का, ताकि फफूंद से बचाया जा सके और रोगों से बचाया जा सके। अगला, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको हम जुताई कहते हैं, टिलिंग। इसके द्वारा मिट्टी उलट पलट जाती है और मिट्टी के अंदर क्या है, एक पोल बन जाता है। अगला, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनाज के दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दानों को हवा की मदद से अलग करना थ्रेशिंग प्रक्रिया कहलाती है। ओसाई भी कहते हैं इसे, ओसाई के माध्यम से भी किया जाता है कुछ। फसलों के साथ साथ उगाने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? उनको खरपतवार बोलते हैं। जो फसलों के साथ साथ अवांछित पौधे उगाते हैं उनको हम खरपतवार बोलते हैं। उसको हम पशुओं को खिलाने के प्रयोग में लाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मिट्टी की जांच कर उचित खाद की सलाह देना, क्योंकि मिट्टी की पोषणता, गुणवत्ता की वैज्ञानिक जानकारी, ताकि वे संतुलित मात्रा में उर्वरक खाद का उपयोग कर सके। और ये योजना हर साल में किसानों को 12 मापदंडों पर मिट्टी की जांच रिपोर्ट कार्ड प्रदान करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ाना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस मिट्टी को कितनी क्या चीज़ें उर्वरक चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी बताया जाता है। विविध उत्पाद और खनिज लाख किससे प्राप्त होता है? खनिज और लाख किससे प्राप्त होता है? तो खनिज और लाख कीटों के शरीर के स्त्राव से खनिज और लाख प्राप्त होते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कई बार पूछा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन, तो नीली मतलब मछली उत्पादन, मत्स्य पालन, फिश प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करके किसानों को आय बढ़ाना और देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। और इसकी शुरुआत पंचवर्षीय योजना 1985-90 में हुई। इसके साथ अगला प्रश्न है कि कोयले के जलने पर कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है? तो कोयले के जलने से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस जो है उत्पन्न होती है। बांस क्या है? जो बंबू होते हैं, बांस एक घास कहलाती है। ना पेड़ है, ना झाड़ी है, ना जड़, यह घास की कैटेगरी पर आ जाता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? कई बार स्टेट पूछा जाता है टीटी एग्जाम में कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? रबर का उत्पादन कहां पर होता है? केरल राज्य में होता है। और केरल देश का कुल प्रतिशत रबर उत्पादन 74 से लेकर 90% तक योगदान केरल राज्य देता है, जो इसे भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य बनाता है। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम होती है? तो चाय की खेती के लिए अम्लीय और लेटेराइट मिट्टी चाहिए होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन मानते हैं। और डॉक्टर वजीर कुरियन दुग्ध उत्पादन के जनक कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है मनकोम्बी संबशिवन स्वामीनाथन, और यह 1960 के दशक में भारत के उच्च उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों को पेश किया, जिसे भारत को खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली थी। पशुपालन में मुर्रा किसका एक प्रसिद्ध नस्ल है? तो मुर्रा एक किसकी है? भैंस की नस्ल कहला जाती है। तो
तो सभी पशुओं को नस्ल, गाय, बकरी, भैंस, इनकी नस्लें भी पूछी जा सकती, घोड़े की नस्ल पूछी जा सकती। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक, जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, ये भी कई बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉफी उत्पादक में कौन आता है? का से कर्नाटक, का से काफी और का से कर्नाटक। यहाँ लगभग 70% के आसपास देश का कुल उत्पादन काफी आपके कर्नाटक पर होता है। यह राज्य मुख्य रूप से चिकमगलूर, कुर्गू और हासन जिलों में काफी की खेती में करता है। यहाँ पे अगला है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ शुरुआत होती है? पत्तियों से होती है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों, जो क्लोरोफिल युक्त क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसे ग्रहण करते हैं और यह पत्ती की कोशिकाओं में स्थित होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जल और CO2 को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देती है। तो ये रहे आज हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, हमने इस टॉपिक को कवर किया। आई होप सभी को अच्छे तरीके से आपने समझा। 50 में आप लोगों को क्या स्कोर रहा सभी को कमेंट करके बताना है। डेली हमारी टॉपिक वाइज क्लासेज हो रही, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज कर रहे हैं और जल्दी हमारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएंगी चैप्टर वाइज। बाकी सभी क्लास चल रही हैं, नोट्स भी लीजिए, प्रिपेयर करिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।